हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत कुमार आपका द डिफेंस गुरु की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है FCAT 2023 की मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है और हमारे साथ आज ऑल इंडिया रैंक 2 कुणाल हमारे साथ इस समय मौजूद है। सबसे पहले तो हम इस इंटरव्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम थोड़ी कैजुअल चिट चैट करेंगे, उसके बाद हम सब भाई के SSB एक्सपीरियंस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो कुणाल, हम ये सब जानना चाहेंगे कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, आपने एजुकेशन कहाँ से ली, इसके बाद आपका डिफेंस किस फील्ड में आने का आपका मोटिवेशन क्या था और किस तरीके से आपकी जर्नी रही। ओके, सो हाय गाइस, मैं कुणाल ठाकुर और आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रुड़की, उत्तराखंड। और जैसे कि एजुकेशन की बात है, वो मेरी बेसिक जो एजुकेशन है वो रुड़की में ही हुई। वहाँ पे मैं वेरियस स्कूल्स में पढ़ा, जैसे कि APS 1, APS 2। और उसके बाद जो मेरी 10th की एजुकेशन है वो मेरी दिल्ली से हुई। इसके साथ ही 12th और BTech भी मैंने दिल्ली से ही करी है। और D2 करके कॉलेज है दिल्ली में, जहाँ से मैंने BTech करी। और इसके साथ ही डिफेंस का जो चस्का जिसे बोलते हैं वो बचपन से ही था, क्योंकि रुड़की जो है वो ऑलरेडी एक कैंट एरिया है। तो वहाँ पे शुरुआत में बचपन से ही जो स्कूल भी था वो ये कैंट एरिया में ही हुआ करता था। तो आते जाते समय बहुत यूजुअली हमें फौजी लोग ही दिखते थे। तो इस कारण से ही मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही आर्मी की तरफ था। तो जैसे कि हमने देखा, यूजुअली एक ये मिथ होता है कि बेसिकली कि अगर आपको बचपन में वो एक माहौल ना मिले आर्मी का, आपका बचपन से ही अगर एजुकेशन वैसी ना रहे, तो बेसिकली ऐसा एक मिथ होता है कि बच्चे उस तरफ बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं करते खुद को। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आप APS में थे, आपने वहां पर एजुकेशन ली, क्या वहां बचपन में आपको कभी ऐसा फील हुआ कि ओके मेरी यही फील्ड है, मैं यही जाने वाला हूँ, आपके टीचर्स ने आपको मोटिवेट किया, टीचर्स ने गाइड किया, या फिर ऐसा हुआ कि आप जब ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली गए वहां पे आपको कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिली? तो वो ट्रिगर पॉइंट एक लाइफ में ऐसा होता है कि आप एक गोल फिक्स करते हैं कि नहीं अब मुझे जाना है तो मुझे ये करना है, क्योंकि बचपन में दिमाग काफी जगह जाता है कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी करना चाहता हूँ। तो कब आपको ये फील हुआ कि नहीं डिफेंस इज माय फील्ड और मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ? देखिए, ये वेरी करता है काफी चीजों में। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको काफी टाइम बाद एक ट्रिगर आता है कि मेरे को ये फील्ड में जाना है। बट मेरे केस में ऐसा था कि मेरे को बचपन से ही, शायद मेरे को ये याद भी नहीं है ढंग से कि मेरे को कब ये मोटिवेशन आई। तो एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, मेरा बचपन से ही यही सपना था कि मैं आर्मी ही ज्वाइन करूं। उसके बाद और बहुत सारे ऐसे ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो कि लाइफ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टर है जो कि वो भी फोर्सेज में ही गई, तो वो भी एक अच्छा मेरे ट्रिगर पॉइंट था जिसके कारण मेरे को ये मोटिवेशन मिली। ग्रेट। तो आपकी इस SSB जर्नी के बारे में हम कुछ चीजें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपका अटेम्प्ट कौन सा था? मेरा 11th अटेम्प्ट था। 11th अटेम्प्ट, दैट्स ग्रेट। 11th अटेम्प्ट में फाइनली हम देख रहे हैं कि इससे एक चीज सीखने को जरूर मिलती है कि लगे रहो, कामयाबी आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगी। इसके बाद मैं कुणाल से एक सवाल पूछूंगा, जस्ट वन थिंग, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आई शुड गिव अप? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं, क्योंकि आप में आज अगर कोई क्वालिटी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल आप उसको बाद में डेवलप नहीं कर सकते, आप उसे बाद में डेवलप कर सकते हैं। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं मुझे रुक जाना चाहिए, या फिर मैंने BTech करी है, मैं टेक्निकल DTU जैसा आपने बताया दिल्ली की एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, मैं वहां से हूं तो मुझे रुक जाना चाहिए, मैं अब दूसरी फील्ड में जा सकता हूँ? ऐसे मौके हर एस्पिरेंट की लाइफ में आते हैं, क्या आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया? ऐसा मौका काफी एस्पायरेंट्स की लाइफ में आता है, बट यूजुअली मेरा ये मानना है कि ऐसी फीलिंग यूजुअली तब आती है जब आप किसी फेलियर के थ्रू गुजरे हो। बट मेरा ये मानना है कि इस फीलिंग को आप ज्यादा टाइम अपने तक लगाए मत रखिए। फॉर एग्जाम्पल, लोग बहुत SSB में जाते हैं तो काफी बार स्क्रीन आउट हो जाते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, और उसके बाद एकदम से वो डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं कि यार अब तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मेरा मानना है कि गिव योरसेल्फ सम टाइम। जैसे कि एक दिन दे दिया आपने, आपको 2 दिन दे दिया कि यार नहीं, इतने दिन के लिए हो सकता है बुरा लगे, बट इसको अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ये आपकी परफॉर्मेंस को बहुत हैम्पर करेगा। तो मेरा यही मानना है कि आप अगर आपको कुछ सेटबैक लगता भी है तो उसको आप थोड़ा ही टाइम के लिए रखिए, बाकी कीप गोइंग ऑन। गुड। मेरा भी यही मानना है, और हर एस्पिरेंट होने का मतलब ही ये है कि आप ऐसा ना चाहें कि मुझे सक्सेस इसी अटेम्प्ट में मिलेगी। आपका काम है बस मेहनत करते रहना, और एक ना एक दिन तो आपका जरूर आएगा, क्योंकि आपके अटेम्प्ट्स वेस्ट नहीं जाते। बिल्कुल। तो हर अटेम्प्ट्स के साथ आप कुछ नया सीखते हैं। इसी तरीके से आपके SSB भी, जैसा आपने बोला कि दिस इज योर 11th अटेम्प्ट, तो आपकी SSB की जर्नी की तरफ चलते हैं। आपने जब SSB आपने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली हमने देखा कि 10 टाइम्स मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। तो आपकी SSB की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? आपने कितने अटेम्प्ट्स में आपको क्या लगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, या फिर इन सब में आपका क्या रिस्क होता है? जैसे स्क्रीन आउट कितनी बार, कॉन्फ्रेंस आउट, या फिर रिकमेंडेड, तो ये सब क्या था? आप शेयर कर लो। आउट ऑफ द 11 अटेम्प्ट्स मेरे 2 स्क्रीन आउट है
और 3 रिकमेंडेशंस है और बाकी कॉन्फ्रेंस आउट्स है। तो इन 3 में से एक मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड में है और एक OTA चेन्नई के लिए था और ये जो थर्ड था ये AFA के लिए था, FCAT के लिए। ओके, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं आप 3 बार रिकमेंड हुए, जिससे पहले आप एक बार कोस्ट गार्ड के लिए ऑलरेडी रिकमेंडेड हैं और आप OTA चेन्नई के लिए रिकमेंडेड थे। तो CDS एंट्री या NCC एंट्री? ये SSC टेक करके एक एंट्री होती है फॉर बीटेक। ओके, बीटेक, SSC टेक, नाइस। और ये थर्ड अटेम्प्ट है, आप AFA के लिए रिकमेंड हुए। जैसे प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स में जब आप रिकमेंड हुए तो वहां पे आपको मेडिकल इश्यूज, देयर वर सम मेडिकल इश्यूज और मेरिट इश्यूज। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कोस्ट गार्ड का, उसमें मेरा मेडिकल एक्चुअली बच रहा था आर्मी एंड एयरफोर्स का। Okay. तो तो उस कारण से मैंने मतलब वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाया मैं। ओके सो इस कारण से INM में नहीं गया। ओके, और जो सेकंड अटेम्प्ट था SSC टेक, उसमें मेरा फाइनली आई वाज AIR 7 बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू लाइक डॉक्यूमेंटेशन का वहाँ मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। ओके, डॉक्यूमेंटेशन इशू। हाँ जी। बट इस टाइम आप ज्वाइन कर रहे हैं फाइनली। हाँ जी, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। तो आपके 10 अटेम्प्ट्स, आई नो कि इसमें बहुत सारा जिन्हों की एक स्ट्रगल रहता है साथ में, हम जानते हैं। तो आप अपने इस 11th अटेम्प्ट के बारे में शेयर करिए। स्पेशली आप ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्या था, क्योंकि आप ऑलरेडी 10 अटेम्प्ट्स में से 2 बार रिकमेंडेड है, दैट मींस 8 टाइम्स यू आर नॉट एबल टू मेक इट। फाइनल कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जानने के लिए बात है कि आप क्या डिफरेंस फील करते हैं कि जब आप रिकमेंड हुए या जब नहीं हो पाए, कुछ चेंजेस आपने फील करे कि नहीं मैं यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाया, या फिर आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या स्पेशल था? तो फर्स्ट थिंग जो मेरे को लगता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पायरेंट के लिए, वो ये है कि आपको एक सीरियस मोड में आना पड़ेगा। कभी भी आप SSB देने जाते हैं तो आप इसी माइंडसेट के साथ जाइए कि आपको वहाँ परफॉर्म करना है। ये मत कभी सोच के जाइए वहां जाके मस्ती करनी है या फिर कुछ भी वहां नए दोस्त बनाने जा रहे हो। नो डाउट वो भी आप करोगे, बट वन गोल शुड बी यू शुड फोकस ऑन इज कि यहाँ पे मैं रिकमेंड होने आया हूँ और वही मेरे को करना है। तो सीरियसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल की बात है, जैसे AFA में AFSB में क्या होता है, आपको सेम डे ही स्क्रीनिंग के बाद आपका साइट टेस्ट भी हो जाता है। तो यूजुअली मैंने बहुत बार नोट किया है कि काफी एस्पिरेंट क्या करेंगे कि इस बीच में जो टाइम मिलता है उसको वो किसी तरीके से वेस्ट कर देते हैं। इससे अच्छा रहेगा कि आप वहाँ पे अच्छी स्लीप लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको ऑब्वियसली बात है एक साइट टेस्ट देना है, जिसके लिए आपका दिमाग जो है वो बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस होना चाहिए उसमें। लगभग 2 घंटे तक आपको कंटिन्यूअस लिखते रहना है। एग्जैक्टली, वही। तो सीरियसनेस इज द वन थिंग जो कि मेरे को लगा कि हमेशा होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड थिंग इज दैट कि जो भी आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स रहे हैं उनका एनालिसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपने कहाँ गलती करी। और ये जो एनालिसिस होगा ये आपके SSB अटेम्प्ट के विद इन 48 आवर्स ये आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना लेट आप करेंगे उस एनालिसिस को उतनी चीज आपके माइंड से गायब होती रहेगी। सो दिस इज द सेकंड थिंग। और इसी को अगर आप कंटिन्यू करेंगे इसी प्रोसेस को तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। I completely agree because first part is about जो आपने बोला सीरियसनेस। तो मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं भी अटेम्प्ट देने जाता था, when I was an aspirant, मैं भी SSB जाता था, तो बेसिकली कॉमन एक नोशन जो ग्रुप में एक थिंकिंग माइंडसेट चलता था। काफी बच्चे ऐसे होते थे जो बोलते थे कि ओके अगले 5 दिन सरकारी राशन छोड़ने जाना है। दैट मींस एक ये बहुत वो चलता है कि नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा, घर से थोड़ा दूर रहेंगे, फ्रीडम एंजॉय करेंगे। आप बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो एक सीरियसनेस का एलिमेंट नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ जो भी बच्चे रिकमेंड हुए मैंने उनमें ये चीज जरूर देखी कि जैसे ही उन्होंने साइड टेस्ट दिया, वो बाहर आए, उन्होंने PPTT के बाद भी PPTT की पिक्चर नोट करेंगे, टैट की पिक्चर्स नोट करते थे। जिस वेट में उन्हें लगता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, वो वेट नोट डाउन करते थे, बिकॉज वेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी SD हमेशा परफेक्ट प्रिपेयर करके रखते थे। तो ये चीजें तो मैंने हर सीरियस एस्पिरेंट में ये चीज मैंने देखी है। डेफिनेटली। इसके अलावा आप अगर अपने उस दिन की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, आपका एक बेसिक मिथ भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो फर्स्ट टेस्ट होता है उसमें अगर आप सारे वेट नहीं कर पाए, SRTs कंप्लीट नहीं कर पाए, तो कहा जाता है कि नहीं होगा यार, मेरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा, क्योंकि जनरली लोग 60 नहीं कर पाते हैं, इट्स ट्रू। तो ऐसा आपने कभी फील करा? आपने कितनी SRTs, कितने वेट अटेम्प्ट करे थे? आई थिंक ये एक मिथ है कि आपको सबके सब चीज अटेम्प्ट करनी है, बिकॉज मेनी टाइम क्या होता है आप नहीं कर पाते। ऑब्वियसली बात है SRTs एक ऐसी चीज है जिसमें आपको थोड़ा सोचना ही पड़ता है, और लिखने के लिए भी आपके पास जस्ट हार्डली 30 सेकंड होता है पर SRT। क्वालिटी आंसर्स देने होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जरूरी नहीं है कि वहां आप 60 के 60 करके आओ। मैं यूजुअली जब भी मैं करके आता था तो मेरा 50 तक पहुंचता था यूजुअली वो स्कोर, और दैट इज आल्सो आफ्टर 10-11 अटेम्प्ट्स। ओके। उससे पहले तो कई बार ऐसा हुआ है मैं कहीं पे 26 करके आया, कहीं पे मैं 30 भी करके आया।
Okay. But the thing is, you will have to work on the quality of those content whichever you are writing. WAT मेरा ये मानना है कि जो एक फ्रेशर बंदा होता है वो शायद सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हाँ ऑब्वियसली नहीं कर पाता है. बट व्हेन यू आर गोइंग एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जब आपके 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ेगी. तो वहां पे अगर आप वो सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यूजुअली देखेंगे तो ये सेम ही एक सेट ऑफ वर्ड्स है जो कि आ रहे हैं हमेशा, रिपीटेशन हो रहा है. आप एक एसएसबी का वहां से आप देखेंगे ये वर्ड्स वापस रिपीट हो जाएंगे. 10-12 वर्ड्स तो हमारे एग्जैक्टली. तो ये वही 500-600 वर्ड्स है जो कि हमेशा आते रहते हैं. तो अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो दैट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट. अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आई विल सजेस्ट कि उस केस अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो आप ट्राई कीजिए कि वो फुल आपको करना ही करना है WAT. हाँ. बाकी SRTs इज वन थिंग जहाँ पे आप थोड़ा ऊपर 19-20 का फासला कर सकते हैं. ओके. और एसडी तो आप घर से प्रिपेयर करके जाइए. हाँ जी. एक्सपेक्टेड है. एग्जैक्टली. आपने ब्लैंक स्टोरी भी आप खुद अच्छी सी स्टोरी प्रिपेयर रखिए. तो यहाँ पर हम वही वाली बात कर रहे हैं कि अगर आप जैसे ही बाहर निकले हॉल से आपको लग रहा है आप कहीं वेट या एसआरटी में दिक्कत कर गए तो उन वेट, क्योंकि वेट रिपीट हो रहा है तो आप उसको नोट डाउन करिए. क्वालिटी आंसर तभी बनाने की कोशिश करिए, बाद में बनाइए, लेकिन नोट डाउन जरूर करिए. और साथ ही साथ आप देखिए कि आपसे टेट में क्या पिक्चर्स पूछी गई हैं, आप उनके बारे में उनको भी प्रिपेयर करिए. एज वेल एज हम देखते हैं यहाँ पर कि जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्क्रीनिंग को लेकर बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड ऐसा रहता है मेनली जो सेंटर्स होते हैं उनमें 25% बच्चे ही स्क्रीनिंग हो पाते हैं. दैट मीन्स कि 4 में से 3 बच्चों को घर जाना है, तो बहुत ज्यादा डर होता है. तो आपको क्या लगता है कि एक, क्योंकि आप कई बार मतलब 3 बार रिकमेंडेड हैं, कई बार आप स्क्रीनिंग हुए हैं, तो यहाँ पर आप क्या की मानते हैं, क्या एक मेन रीजन हो सकता है, क्या फैक्टर्स हैं जिससे बच्चा स्क्रीनिंग हो सकता है? ओके. तो जब स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं तो इसमें वेरियस फैक्टर्स है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें भी 3-4 स्टेजेस है अलग अलग. तो फर्स्ट इज दी OIR. यूजुअली आप देखेंगे मैक्सिमम बच्चों का ऑलमोस्ट सेम ही जाता है, सबके सब अबव 90% लगभग कर ही लेते हैं वो चीज को. तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप आराम से प्रिपेयर भी कर सकते हो, घर बैठे कर भी सकते हो. टेस्ट बुकलेट्स एग्जैक्टली कहीं से भी अवेलेबल है, यूट्यूब में बहुत रिसोर्सेज है और बहुत सारे रिसोर्सेज जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ द सेकंड थिंग इज द PPDT में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो स्टोरी हो वो हमेशा आपकी पिक्चर से निकलनी चाहिए. ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपने एक स्टोरी लिखी और बीच में बस आपने कहीं एक पिक्चर घुसा दी कि भाई ये एक जस्टिफिकेशन हो जाए इसका. ओके. तो कई बार ऐसा बच्चों के साथ भी होता है, उन्होंने कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, बाद में उनको आइडिया आ रहा है नहीं यार पिक्चर तो कुछ और ही कह रही है, और वो जबरदस्ती फिर उस पिक्चर को घुसाने की कोशिश करेंगे. Exactly. किसी तरह में एंटर कर देते हैं. बिल्कुल. तो ये एक थोड़ी गलत प्रैक्टिस हो जाती है. और कभी भी जब आप ये प्रैक्टिस भी करें अपने घर में बैठ के, तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो स्टोरी है वो फोटो से बाहर है. ये नहीं हो कि स्टोरी लिखने के बाद आप फोटो उसमें जबरदस्ती घुसा दे रहे हैं. बिल्कुल. वो चीज एक बहुत गलत प्रैक्टिस है. अब सेकंड चीज आती है जो हम एक्शन का पार्ट बोलते हैं इस स्टोरी में. हम काफी बार सुनते हैं यार अपनी स्टोरी में एक्शन डालो. बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एक्शन? यस. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एक्शन? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार हम डालें क्या वहां पे. बिल्कुल. तो मेरा ये मानना है कि आप केवल वही चीजें उसमें डालिए जिससे आपकी एक कैरेक्टर की जितने भी कैरेक्टर है स्टोरी में उनकी क्वालिटीज दिखे. ओके. जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन अगर एक जैसे एक अच्छा कैरेक्टर है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज हो सकती हैं? लाइक ही मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, उसके अंदर हार्ड वर्क होना चाहिए, वो हार्ड वर्क कर सकता हो, करेजियस होना चाहिए, और लाइवली नेचर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. ये कुछ क्वालिटीज और उसके एक्शंस में शो हो. एग्जैक्टली उसके एक्शंस में शो हो ये चीज. अब यूजुअली जो नए एस्पायरेंट्स होते हैं ये गलती क्या कर लेते हैं, उनको बहुत सुनाई देता है कि यार एक्शन डालो. तो एक्शन के चक्कर में वो ऐसी चीजें लिख देंगे जिससे कुछ क्वालिटी शो नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसमें वो लोग क्या एक्शन डाल देंगे, आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, अगला एक्शन डाल देगा समोसे लाया, फिर लिख देगा कि उसने जलेबी भी लिया है, केक भी लिया है. इससे क्या दिख रहा है? ये कुछ नहीं शो कर रहा है. दीज आर नॉट शोइंग योर क्वालिटीज. और ये चीज शो कर रहा है कि भाई आपको आता है कि पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ये एक्शन डालेंगे कि यार उसने अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखा, फ्रेंड्स को इनवाइट करा, ये चीज का ध्यान रखा, पार्टी जब ऑर्गेनाइज हो रही थी किसी को कुछ इशू ना आए इसलिए सबके पास गया, उनका भी थोड़ा फीडबैक वगैरह ये सब कुछ लिया, ये सब चीजें अगर आप डालेंगे देन इट शोज द एक्शन, इट शोज योर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. तो दैट मींस अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर सुक्रक्स में करना चाहूँ तो आपके पास कुछ सेट ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, आप उनको अपने माइंड में रखिए, हमेशा अपनी लाइफ को उनके रिवॉल्व रखिए, ताकि जब आप वहाँ उस दिन देखें तो वो आपके वर्ड्स में भी झलके. बिल्कुल. ओके. इसके बाद फिर डिस्कशन वाले पार्ट में हम चले जाते हैं. नाउ कम द डिस्कशन पार्ट. अब डिस्कशन में यूजुअली क्या होता है, मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आपका नरेशन, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जब 1 मिनट
केवल आपका ही है और आपके बीच में कोई नहीं बोल सकता। Yes. और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप एसएसएस की नजर में आएंगे। सो अगर आपकी वहाँ एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है और आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है और आप बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट होके बोलेंगे, तो आप शुरुआत में ही नजर आ जाएंगे, क्योंकि आपके ग्रुप के मेंबर्स भी आपको नोट करेंगे और साथ में जो एसएसएस है वो भी आपको नोट करेंगे। ओके। एंड व्हेन द जीडी स्टार्ट्स, तो ये हमेशा ट्राई करिए कि जो एक कॉमन स्टोरी बन रही है उसमें ही आप पॉइंट्स ऐड करो। ये नहीं हो कि आप एक स्टोरी बन रही है उसको नीचे खींच कर लाके अपना ये आइडिया प्रोजेक्ट करें। नो डाउट एक बार ही आप अपना आइडिया प्रोजेक्ट करें, बट इनकेस अगर वो नहीं आ रहा है, लाइक ग्रुप को नहीं पसंद आया, तो गो विद द ग्रुप एंड ट्राई टू मेक स्टोरी अराउंड दैट ओनली। ओके, तो मतलब जब आप उस हॉल में पहुंचे जहाँ आपको डिस्कशन देना है, दैट मीन्स आप कुछ मैनर शो करें, बिल्कुल आपका एटीट्यूड अच्छा हो, आपकी वर्बल कमांड अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस हो। इसी के साथ साथ आप उस ग्रुप में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें, Exactly. उस स्टोरी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश ना करें। और ये भी एक अच्छी क्वालिटी शो कर रहा है कि यू आर टीम प्लेयर। Yes. ठीक, अब हम साइड का पार्ट कवर कर चुके हैं, हम स्क्रीनिंग कवर कर चुके हैं, लेट्स मूव टू जीटीओ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप किन पॉइंट्स को मानते हैं कि जीटीओ के टाइम पे बच्चों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और आपने किन चीजों का ध्यान रखा, या आप क्या मानते हैं कि ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कैंडिडेट के अंदर होनी ही चाहिए? जीटीओ में एक गोल्डन रूल यही है कि जो इंस्ट्रक्शन आपको असेसर ने दिए वो आपको फॉलो करने ही करने हैं। बहुत बारी क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो उनको इंस्ट्रक्शन को सुनते तो है, बट आगे जाके क्या होता है उनको भूल जाते हैं। दे विल, अब आप हर जो भी आप टेक्निक है, फॉर एग्जांपल साइक है, आईयू है या जीटीओ है, उसमें एक चीज ये कॉमन है कि वहां पे आपके ऊपर किसी टाइप का स्ट्रेस डाला जा रहा है। फॉर एग्जांपल साइक में आपके टाइम बाउंड स्ट्रेस डाला जा रहा है, वहां 15 सेकंड में आपको WAT लिखना है। आईओ में वो CIQs यूज करके आपके ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं। ऐसे ही जीटीओ में आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखा जा रहा है, जहां पे आपको एक ग्रुप में काम करवाया जा रहा है, वहां पे भी टाइम आउट सिचुएशन आई, कमांड टास्क, वहां पे आपको स्ट्रेस पे अंदर रखा जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज द स्ट्रेस और आप उस स्ट्रेस में उन रूल्स को कैसे फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको ये रूल्स फॉलो करने आ गए, देन जीटीओ इज अ सेल थ्रू प्रोसेस, नो इशू। तो मतलब, और इसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे लीडर बनने के लिए वो एक तरीके डिक्टेटरशिप में आ जाते हैं कि ग्रुप मेरी बात सुने, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मुझे भी लगता है कि आपको एक लीडर बनने के लिए एक फ्रेंडली होना चाहिए, ग्रुप आपको नेचुरल लीडर की तरह एक्सेप्ट करे, ना कि आप उन पे अपनी लीडरशिप इंपोज करें। ट्रू, बिल्कुल सही बात है कि आप कुछ भी इंपोज नहीं कर सकते वहां पे किसी पे। इफ यू आर अ नेचुरल लीडर, यू विल नो हाउ टू डील विद अदर पीपल प्रॉपर्ली, कैसे आप एक रिस्पेक्टफुली उनको कुछ भी चीज बोल सकते हैं, कैसे आप उनके साथ साथ खुद भी इन्वॉल्व होके किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। सो वहां पे वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट अबाउट योर इंटरव्यू? इंटरव्यू कैसा था? क्योंकि इंटरव्यू रूम के अंदर जाने से पहले बच्चे यूजुअली दो ही कंडीशन होती है, या तो बच्चा रोते हुए अंदर जा रहा है और हंसते हुए फिर बाद में बाहर आता है, यार अच्छा हुआ। दूसरा ये होता है बच्चा हंसते हुए अंदर जाता है, फिर रोते हुए बाहर आता है कि यार हो गया बस। ट्रू। तो आपका इंटरव्यू कैसा था? मेरा इंटरव्यू काफी नॉर्मल था। लाइक मेरे को लगता है कि मैं हंसते हुए ही अंदर गया था और हंसते हुए ही बाहर आया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो इंटरव्यू में हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि एक यूजुअली क्या होता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो CIQ बोला जाता है, वो हमेशा ही पूछे जाने हैं। पहली चीज तो वो है, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। और ये हम बता रहे CIQ, आप अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो फिर आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, CIQ क्वेश्चन अवेलेबल है, वो आपको वो कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। वो आप ही के बारे में बेसिक क्वेश्चन है, आप ही की पर्सनालिटी को लेके। वही, तो वो चीज तो आप प्रिपेयर कर लीजिए। साथ ही में मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, योर पास्ट, योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। आपने पास्ट में क्या किया है उसका जस्टिफिकेशन, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन, या फ्यूचर में क्या प्लान है और उसके लिए अभी आप क्या कर रहे हैं। ओके, ये 3 अगर चीजें आपने प्रिपेयर कर ली अपनी लाइफ में, तो इंटरव्यूज नो बिग डील। और यहाँ पे हम बता रहे प्रिपेयर करने से मतलब है कि आप वहाँ पे लॉजिकल और अच्छे आंसर्स दें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आंसर देने से कि हाँ इस चीज का आंसर ये है तो मैं दे दूंगा, नहीं। एक अच्छा और जो आपकी क्वालिटीज को शो करता हो, जो आपका नेचुरल आंसर हो, वो आपको देना चाहिए। साथ ही साथ जो इंटरव्यू प्रोसेस है, यूपीएससी जैसे बोलता है, चाहे किसी भी चीज का आप इंटरव्यू नहीं, यूपीएससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंटरव्यू जो है उसमें कहा जाता है इंटरव्यू इज अ पर्पसफुल लेड कन्वर्सेशन। एक पर्पस लेड कन्वर्सेशन है, दैट मींस इट्स अ कन्वर्सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। वो कोई क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं है, इट्स अ कम्युनिकेशन। वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, तो इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। सो प्रेशर तो सामने वाले इंसान के ऊपर है क्योंकि उसे आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं, आप उसको बोलना नहीं आता।
नाउ प्रेशर ऑन हिम कि अब क्या पूछूं। तो पहली बात तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि प्रेशर तो दोनों तरफ से। True. सेकंड, पर्पस लेट कन्वर्सेशन है, दैट मींस उस कन्वर्सेशन के पीछे का पर्पस है आपको और बेहतर तरीके से जानना। उस दिन आप अपने आप को कैसे शो कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने अंदर जाके अपने आप को कैसे काम रखा, आपने कैसे इन सारी चीजों के आंसर्स जो एक्सपेक्टेड थे पूछे जाने, लाइक योर स्टडीज, योर फैमिली रिलेशंस, उन सबको कैसे प्रिपेयर किया। जैसे जनरली मेरी स्ट्रेटेजी होती थी कि मैं सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखता था, कॉपी पेन लेके सामने चेयर पे बैठ जाता था, फिर उनके आंसर्स लिखता था कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं एक अच्छा आंसर अंदर जाके दे सकूं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और मैं ये सजेस्ट करूंगा सारे एस्पिरेंट्स को ये करना चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस है तो उनको आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए, अपने एक कॉपी में बनाइए, उस पर नोट करिए वो चीजें कि वो क्या क्या चीजें हैं जो आप जहाँ पे आपको लगता है कि यार एक ऐसी चीज है जहाँ पे मेरे को फंसाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कमियां हर इंसान को अपनी पता है। बिल्कुल, कि अंदर क्या क्या पकड़ा जाएगा वो हर इंसान को पहले से पता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही हो कहा आपने, कमियां हर किसी को पता होती है, बट क्या होता है कि हम लोग कभी कभी उन कमियों को खुद से ही सामने लाने में डरते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपका एक्सेप्टेंस आएगी कि हाँ यार यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है मुझसे, तो वो अगर आप खुद से एक्सेप्ट करेंगे तो वहां पे भी आपको एक्सेप्ट करने में कोई इसका गम नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियां खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो सामने वाला आपको क्यों एक्सेप्ट करेगा। ट्रू। तो दैट ये तो एक बहुत अच्छी बात कही है। और इसके अलावा इंटरव्यू की कोई अगर आप टिप्स देना चाहें कि लाइक अंदर पोस्चर कैसा है, आपको कैसे काम करना है, किस तरीके की कन्वर्सेशन आपको रखनी है, फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए, और इसके अलावा किस तरीके से आप इंटरव्यूअर के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा इसमें कि आपको अपनी नर्वसनेस को हमेशा चेक में रखना है, क्योंकि हमेशा क्या होता है जब हम नर्वस होते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फर्क पड़ता है, दूसरा चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग में फर्क पड़ता है, सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है वो आप ढंग से पकड़ ही नहीं पाते। सच में पूछा कुछ गया है, जवाब आप कुछ दे देते हैं और आप सोचते हैं इंटरव्यू कैसे चल रहा है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल में रखिए और वहां पे कुछ नहीं करना आपको, जैसे आप नॉर्मल जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, दिस इज एन इंटरव्यू, वहां पे भी वही प्रोसेस है, वहां पे कम्युनिकेशन है। एग्जैक्टली। वहां पे आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से बैठ के उसको सुनो और गिव योर आंसर, व्हाटएवर योर आंसर इज, जो भी है उनको बताओ और बिना किसी हिचक के। तो दिस शुड बी योर प्रॉपर स्ट्रेटजी टू काउंटर द इंटरव्यू। और बच्चों को कॉन्फ्रेंस को लेकर जैसे कुछ मिथ्स रहते हैं कि कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर ढेर सारे ऑफिसर्स सामने बैठे रहते हैं, वो पैनिक करते हैं और क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, एक हाई रैंक ऑफिशियल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे के पैर कांप जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ऐसी चीजें होती हैं। बट कॉन्फ्रेंस अगर आप लकी हैं तो आपका 2 मिनट का प्रोसेस है कॉन्फ्रेंस का। आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी थी? मेरी कॉन्फ्रेंस बहुत ही छोटी थी, जैसे आपने बोला 2 मिनट का ही, यूजुअली शायद उससे भी कम, क्योंकि मैं जस्ट अंदर गया, उन्होंने बस मुझसे पूछा लाइक हाउ वाज द फूड एंड ऑल, एंड बाकी उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल। सो एट दैट टाइम मेरी बहुत सारी एसएसबी चल रही थी, मैं कंटिन्यूअसली 2-3 एसएसबी से आया था। सो आई जस्ट टोल्ड देम कि भाई आई एम जस्ट गोइंग फ्रॉम एसएसबी टू एसएसबी राइट नाउ, एंड आई जस्ट थोड़ा बहुत स्माइल करा मैंने, तो वहां से भी वो लोग भी हंसने लग गए। तो बस इतना ही हुआ मेरा प्रोसेस। दिस वाज द कॉन्फ्रेंस। दैट्स ग्रेट। तो आई होप ये कन्वर्सेशन आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि इस समय हम लोग सारे फैक्टर्स जो एसएसबी के होते हैं उन पर नजर रख चुके हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों का एक फाइनल पार्ट रह गया, हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द रिटन एग्जाम? आपने एफकेट के रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की? सो मेरा मानना है कि एफकेट हो या सीडीएस हो, सीडीएस में भी इम्पोर्टेंट चीज आईएमए, आई एम टॉकिंग अबाउट आईएमए, तो उसके लिए मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मैथ्स का अगर आप देखेंगे तो एफकेट में भी बहुत वेटेज है और साथ ही में आईएमए जब सीडीएस होता है उसमें तो पूरा अलग से पेपर ही है। ट्रू। तो अगर आपकी मैथ में कमांड है तो ऑलरेडी आपके पास एक एज है। ट्रू। दूसरी चीज, जहां जीएस की बात आती है, जीएस का सिलेबस बहुत वाइड है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं और वीक सब्जेक्ट कौन से हैं, इनको पहले आइडेंटिफाई करें प्रॉपर्ली क्या है। अब जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं तब आप इनके सब टॉपिक्स पे आइए कि इसमें भी मेरे टॉपिक्स कौन से स्ट्रॉन्ग है, वीक कौन से है। ट्रू। अब उसमें जो वीक है उन पे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग को ही स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे तो उससे फायदा है नहीं। हद से ज्यादा उस दिन आप स्ट्रॉन्ग में 3, 4, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाएंगे, लेकिन अगर आप वीक की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी 10-15 क्वेश्चंस का भी हो सकता है। एग्जैक्टली वही चीज, क्योंकि बच्चे यूजुअली यही करते हैं, वो इजी चीज के पीछे भागते हैं, जो उन्हें इजी लगेगा वो भी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत गलत चीज है। जो आपको वीक लगता है उसकी आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही इंक्रीज होगी एकदम से। और उसके साथ ही लास्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, बस
यही रहेगा। मैंने एक चीज आप इसमें अपना ओपिनियन दीजिएगा, मुझे नहीं पता ये चीज कितनी सही है। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि मैं एग्जाम टॉप कैसे कर दूं। इस अगर 300 मार्क्स का एग्जाम है सीडीएस का में, तो वो कोशिश करेंगे इस 300 में से मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएंगे, इस सिलेबस इतना बड़ा है इसको मैं सबको कवर अप कैसे कर दूं। जबकि मेरा थोड़ा एम्फेसिस इस चीज पे रहता है कि इट्स नॉट अबाउट टॉपिंग यू जस्ट टॉप द एग्जाम, इट्स अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक और मेरिट माने लायक आप मार्क्स कैसे फैच कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एम्फेसिस इधर ना देखा, अपनी एसएसबी की जो प्रिपरेशन है उसको भी करते रहो। तो ये बेसिकली मैं मानता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट क्रैकिंग द एग्जाम विद गुड मार्क्स इज इनफ। बहुत सारा सिलेबस एक साथ आप पकड़ के चलो कि मैं यहाँ भी टॉप करूंगा, यहाँ इसके भी सारे क्वेश्चंस कर दूंगा, ऐसा नहीं। जस्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जैसा अभी मैंने बताया, कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स रहेंगे उन्हें प्रिपेयर करो, कुछ वीक सब्जेक्ट्स रहेंगे उनको और अच्छा करने की कोशिश करो। जो मेरिट लग रही है, जो पास्ट ईयर मेरिट्स रहेंगे इनका ध्यान रखो, उसके ऊपर 15, 20, 30 मार्क्स इज मोर देन इनफ। फुल मार्क्स लाने की तो वो आप सब कुछ ही पढ़ लो, जितनी भी सिलेबस की बुक्स हैं वो सब रट दो, उसका तो कोई फायदा आई गेस है नहीं। बट आपके मार्क्स इस बार एफकेट में बेसिकली आपके कितने मार्क्स थे? मेरे इस बार 213 मार्क्स थे। 213 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। व्हाट डू यू थिंक एफकेट में डिसेंट स्कोर कितना होता है? एफकेट में मुझे लगता है कि इट डिपेंड्स ऑन दी वैकेंसी एंड आपकी जो चॉइस ऑफ ब्रांच है उसमें भी, बट ऑन अ सेफ साइड आई थिंक 180 के ऊपर यू विल बी सेफ। हाँ सेम 180 या 185 के ऊपर अगर आप हैं तो आप एक बहुत सेफर साइड पे प्ले कर रहे हैं। अगली बार अगर आप टारगेट करें तो इन मार्क्स का टारगेट करिए, ये नहीं सोचिए कि मैं 300 में से 300 मार्क्स कैसे लेकर आने वाला हूँ। तो ये है। इसके अलावा तो आई होप हम लोगों ने आपकी एसएसबी की और जो रिटन एग्जाम है उसकी सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करी होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आप अपना जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप अपना डाउट लिख सकते हैं। हम लोग भाई से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका डाउट सॉल्व हो सके। इसी के साथ अब इंटरव्यू एंड करते हुए हम कांग्रेस करेंगे आपको फॉर बीइंग AIR2 एंड बहुत जल्दी हम इन अकेडमी में देखेंगे और यूनिफॉर्म में देखेंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच।